हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फू सिचुओ को देखते हैं और हमें बैकग्राउंड में एक न्यूज का नरेशन भी सुनाया जा रहा होता है, जिसमें बताया जा रहा था कि फू फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा है डिप्लोमेट फू शियान, उसको विदेश में असैसिनेट कर दिया गया है और जो फू फैमिली का सेकंड सन फू सिचुओ है वो भी अभी कहीं भी नहीं मिल रहा है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ये न्यूज सुन रही होती है। दूसरी तरफ सिचुओ के पीछे गुंडे पड़े थे जो कि उसको मारना चाहते थे। वो लड़की जैसे ही अपने कान में ईयरफोन्स लगाने वाली थी, उसे एक गन शॉट की आवाज आती है और उसकी नजर सिचुओ पर पड़ती है, जिसको उन्हीं गुंडों में से किसी एक आदमी ने गोली मार दी थी। और जैसे ही वो उसको नीचे गिरा हुआ पाते हैं, वहाँ से तुरंत भागकर चले जाते हैं। वो लड़की दौड़ी दौड़ी सिचुओ के पास जाती है, उसका नाम लेते हुए। यहाँ पर सिचुओ उस लड़की से मदद मांग रहा था। के बाद में हम सिचुओ को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सो रहा था और ये सब कुछ उसका बुरा सपना था। वो जैसे ही एकदम से उठता है, यहाँ पर पीछे से उससे कोई कह रहा था कि आज 1 बजे तुम्हारी ब्लाइंड डेट है, वहाँ पहुँचने के लिए तुम बिल्कुल भी लेट मत होना। हम एक रेस्टोरेंट में एक लाइंग नाम की लड़की को बैठा हुआ देखते हैं, जिसका पूरा नाम शेन लाइंग है और वो एक फ्लावर शॉप की ओनर है। वो सिचुओ का वेट कर रही थी और वो टाइम देखते हुए कहती है कि वो लड़का 1 घंटा लेट है और वो कंप्लेन कर रही थी, पता नहीं उसकी मॉम ने उसे यहाँ पे भेज भी क्यों दिया। साइड बाय साइड हम सिचुओ को भी कहीं जाता हुआ देखते हैं। फिर हम लाइंग के पास देखते हैं एक लड़का आकर बैठ जाता है। वो आकर उसको सॉरी बोलता है और बिल्कुल ही सॉरी फील तो वो कर ही नहीं रहा था। फिर वो उससे कहता है कि असल में मैं एक इंटरनेशनल मीटिंग में बिजी था, आई होप कि आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगी। और यहाँ पर लाइंग भी बोल देती है, मिस्टर ली, काम तो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद ली बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम एक फ्लावर शॉप की ओनर हो, छोटी मोटी सी जो वो है। और यहाँ पर लाइंग बोलती है कि तुम ऐसे मत बोलो, लेकिन वो उससे कहता है कि उसको तुम जल्द ही बंद कर दो। आखिरकार फ्लावर शॉप में अपना टाइम इन्वेस्ट करना कहाँ ही तुम्हें कुछ फ्यूचर में दे पाएगा। फिर वो उससे कहता है कि मुझसे शादी करने के बाद तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। और वो उससे इतनी ज्यादा मिसोजिनिस्टिकली बात कर रहा था और कह रहा था कि औरतों का सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि वो शादी करे और अपने पति और बच्चों का ख्याल रखे। यहाँ पर लाइन कुछ नहीं कहती और वो मुस्कुरा रही थी। इस पर तो वो चिढ़ जाता है और टेबल पे हाथ मार कर कहता है, तुम क्या बिल्कुल पागल हो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम हंस रही हो। तुम अपनी खुशनसीबी पर बहुत ज्यादा गुमार करो कि तुम्हें मुझ जैसा इंसान मिल गया। लाइन कुछ नहीं कह रही थी। इस पर वो चिढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन लाई उसके ऊपर कॉफी फेंक देती है उसका हाथ रोककर। और फिर वो उससे कहती है कि तुम जैसे इंसानों को मुझे अपने सर चढ़ाना बिल्कुल नहीं पसंद। फिर हम देखते हैं जब लाइंग वहाँ से उठ के जाने लग जाती है, लेकिन वो लड़का उसको धक्का देके गिरा देता है। लेकिन तब तक वहाँ पे सूचियो पहुँच गया था और वो लाइंग को अपनी गोद में संभाल लेता है। ली को तो अभी भी गुस्सा आ रहा था, वो और अटैक कर रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लाइंग और सुचू एक दूसरे को देख लेते हैं। लाइंग सुचुओ को देखकर पहचान लेती है और सोचती है कि ये तो वही है। और सुचू लाइंग को देखकर सोच रहा था कि इसकी सेंट तो बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही है मुझे। यहाँ पर लाइंग और सुचियो का आई कांटेक्ट हो ही रहा था कि तभी ली बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर कर भी क्या रहे हो हमारे बीच में। लेकिन सुचियो ली से कहता है क्या मुझे सिक्योरिटी को बुलवाने की जरूरत है, और लू भी सुचियो को देखकर थोड़ा घबरा गया था। उसके बाद ली वहाँ से कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। उसके जाने के बाद सुचियो लाइंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो उसे देखकर कुछ भी नहीं बोल रही थी। जब से वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, वो तुरंत बोलती है मैं ठीक हूँ। यहाँ पर सुचियो लाइंग से बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए था। और लाइंग कहती है इट्स ओके, तुमने बस मेरी जान बचाई है। और उसके दिमाग में चल रहा था बिल्कुल पहले की तरह। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है। लाइंग हाई स्कूल में थी और उसको हेयरिंग एड है और कुछ बच्चे उसको बुली कर रहे थे और उसका ईयर पीस भी नीचे गिर जाता है। और एक लड़की लाइंग से कह रही थी कि तुम बहरी हो, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। और लाइंग कुछ भी नहीं सुन पा रही थी और वो बस इतना कह रही थी कि मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन एक लड़का लाइंग से कहता है कि आप पिटीफुल होने की एक्टिंग करना बंद करो, तो हमारे स्कूल में होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। लाइंग कुछ भी कर पाती है, लेकिन वो लड़का उसका हेयरिंग पीस बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बस उसको रोकने की कोशिश कर रही थी उसका पैर पकड़कर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सुचियो आ जाता है और उन लोगों के बीच में आकर बोलता है कि किसी वीक इंसान को बुली करना किस तरीके की होशियारी है। वो लोग भी सुचियो से डर कर वहाँ से चले जाते हैं। और एक जो फ्लावर का पीस वहाँ
जहाँ पे पड़ा रह गया था सुचुओ उसको लाइंग को दे देता है। प्रेजेंट में लाइंग और सुचुओ एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो आते ही सुचुओ की बाजू पकड़ लेती है। वो लड़की चैन फैमिली की डॉटर है और उसका नाम क्विन क्विन है। लाइंग जैसे ही क्विन क्विन को सुचुओ के इतने पास देखती है तो फिर वो सोचती है कि तुमने तो किसी और को भी ढूंढ लिया, तुम तो एक धोखेबाज इंसान निकले। और लाइंग से क्विन क्विन पूछती है कि क्या तुम इसको जानती हो, और सुचुओ बोल देता है कि नहीं मैं इसको नहीं जानता। और लाइंग सोचती है जैसा कि मैंने सोचा था, इसने मुझे नहीं पहचाना, अब मैं इंतजार भी किस चीज का कर रही हूँ। और फिर वो उन दोनों को देखती है और फिर वो सुचुओ का शुक्रिया कर देती है। वो कहती है कि अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। जैसे ही वो सुचुओ की साइड से निकल रही थी वो उसका बर्थ मार्क नोटिस करता है। वो सोच रहा था कि ये मैंने कहीं तो पहले देखा है। और लाइंग जाते हुए सोच रही थी कि यही उसकी रियलिटी है। लाइंग के जाने के बाद यहाँ पर क्विन क्विन कह रही थी कि वो लड़की तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा चेप हो रही थी ना। लेकिन सुचुओ क्विन क्विन से अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है मिस चैन मुझे लगता है कि आज की हमारी मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। और क्विन क्विन कहती है मैंने तो सोचा था कि एटलीस्ट हम लोग फ्रेंड्स तो बनकर रह ही सकते हैं। लेकिन सुचुओ कहता है कि मैं काम के साथ बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ तो फिर ऐसे वैसे रिलेशनशिप डेवलप करने का मेरे दिमाग में ख्याल तक नहीं आता। और ये बोलकर सुचुओ चला जाता है और पीछे से क्विन क्विन बोल रही थी कि सुचुओ तुम तो मेरे ही बन के रहोगे। अगले सीन में हम सुचुओ को देखते हैं जो कि बारिश में कार ड्राइव करते हुए जा रहा था। हम लाइंग को भी रास्ते के साइड में खड़ा हुआ देखते हैं और वो अपने बैग से अपने हेड को कवर कर रही थी। सुचुओ जैसे ही लाइंग को देखता है वो कार रोक लेता है कि तभी उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि जिस लड़की ने आपको पहले बचाया था उसे हमने ढूंढ लिया है। ऑल्दो उसकी फैमिली को काम की वजह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ गया और अभी भी हमें उसकी लोकेशन का पता नहीं चला है। तो जो कहता है उसको कैसे भी करके ढूंढ के निकालो और वो कॉल कट कर देता है और उसको एक फोटो भी भेजी जाती है। वहीं हम लाइंग को देखते हैं जो कि इतनी बारिश में वहाँ से चली गई थी। सुचुओ जैसे ही लाइंग की फोटो देखता है उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और जब वो आसपास देखता है तब तक वो जा चुकी थी। अगले सीन में हम लाइंग को देखते हैं जो कि बारिश में दौड़ी दौड़ी जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर सुचुओ से हो जाती है। वो उसको देखती है और वो उसके काफी क्लोज आ गई थी। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। हम लाइंग को देखते हैं जो कि सुचुओ की कार में आकर बैठ गई थी और बारिश की वजह से उसे ठंड लग गई थी। सुचुओ उसको पीछे रख के कोट से कवर करता है और लाइंग उसका शुक्रिया करती है। देन लाइंग सुचुओ से पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस चीज के लिए माइंड तो नहीं करेगी ना। सुचुओ उससे बता देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं। यहाँ पर फिर सुचुओ लाइंग को एक टिश्यू देता है और उससे पूछता है कि हम पहले मिल चुके हैं, तो फिर वो उसको मना कर देती है। फिर सुचुओ लाइंग से पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है, तो फिर वो उसे अपनी फ्लावर शॉप का एड्रेस बता देती है। देन हम देखते हैं सुचुओ ने लाइंग को ड्रॉप कर दिया था। जब वो कार से उतर के जा रही थी तुरंत ही सुचुओ उसके सामने आता है और उससे कहता है हम लोग एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं, अपने क्लोथ्स लेने के लिए आ जाऊंगा ना जब वो वॉश हो जाएंगे। तो लाइंग भी उसे ऐड कर लेती है और सुचुओ जैसे ही लाइंग का नाम पढ़ता है तो फिर वो कहता है शेन लाइंग, काफी बढ़िया नाम है। लाइंग कहती है तुम्हारा भी, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सुचुओ बोलता है उस इंसिडेंट को काफी टाइम हो गया है और शायद इस वजह से ये भूल चुकी है, अभी अगर मैं इसको बता दूंगा तो शायद ये मुझे गलत समझ ले। नेक्स्ट सीन में हम लाइंग को देखते हैं जो कि सुचुओ के ही अकाउंट को स्टॉक कर रही थी और सुचुओ भी दूसरी तरफ लाइंग के ही अकाउंट को देख रहा था। फिर हम लाइंग को देखते हैं जो कि अपनी कैट को खाना खिला रही थी और उससे बताती है कि आज वो सुचुओ से एक और बार मिली। उसकी टेबल पे तो सुचुओ की फोटो भी लगी हुई थी। फिर हम देखते हैं लाइंग को उसकी मॉम की वीडियो कॉल आती है और वो जब उसे उठाती है तो फिर उसकी मॉम उससे पूछती है तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। यहाँ पर लाइंग बताती है कुछ खास अच्छी नहीं, और उसकी मॉम उससे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी। और वो बताती है कि वो लड़का तो यूके से पढ़ के आया था, इतना अच्छा रिश्ता हम अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं। लाइंग कहती है कि उसकी इंग्लिश तो बहुत ज्यादा बेकार थी और वो याद करती है कि कैसे वो यहाँ पर लाइंग को नीचा दिखा रहा था कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलकर कि तुम्हें समझ नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि लाइंग तुम मुझे सच बताओ, तुम अभी तक उस स्कूल वाले लड़के से मूव ऑन नहीं कर पाई हो ना। लेकिन लाइंग कहती है कि मॉम उस चीज को काफी साल हो चुके हैं और मैं उस सबसे काफी आगे बढ़ चुकी हूँ। फिर वो कहती है मेरे घर कोई आया है, मैं बाद में बात करती हूँ, और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम लाइंग को देखते हैं जो कि सुचुओ के कोट को टच करते हुए बोलती है कि जब मैंने मूव ऑन करने का डिसाइड करा तभी तुम मेरी लाइफ में दोबारा से आ गए। नेक्स्ट हम सुचुओ को उसके घर पे देखते हैं कि तभी उसके पास में उसकी ग्रैंड मॉम आती है। उसकी ग्रैंड मॉम उसे उसके पास बैठाती है और कहती है कि तुम मुझे सच बताओ, तुम उस ब्लाइंड डेट से बिल्कुल खुश नहीं हो ना। तो वो कहता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाओगी, अपनी हेल्थ को भी हर्ट कर लोगी। और फिर वो उन्हें यहाँ पे टी सर्व करने लग जाता है, लेकिन उसकी
ग्रैंडमॉम बोलती है कि बिल्कुल भी बातों को घुमाने की कोशिश मत करो। उसकी ग्रैंडमॉम उससे बात कर ही रही थी कि तभी वो अपना फोन चेक करता है जिस पर लाइन का मैसेज आया था। वो उसको बता रही थी कि ड्राई क्लीनिंग शॉप ने बोला है कि 2 दिन बाद वो तुम्हारे क्लोथ्स दे देंगे, तो फिर 2 दिन बाद किसी कन्वीनियंट जगह पर मिलकर मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगी। यहाँ पर वो मिस्टर फू देखकर ज्यादा खुश नहीं था और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फ्लावर शॉप पर आकर ही वो ले लूंगा। और यहाँ पर लाइन भी इस चीज के लिए ओके बोल देती है और सुचुओ उसके मैसेज को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर सुचुओ लाइन की फोटो को देखकर स्माइल करने लग जाता है। उसकी ग्रैंडमा जो वहीं पर अभी भी बैठी हुई थी वो उससे कहती है कि सुचुओ तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो या नहीं। सुचुओ बोलता है ग्रैंडमा आप बताइए आपको क्या कहना है। तो फिर उसकी ग्रैंडमा उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें किस तरीके की लड़की चाहिए। सुचुओ तो सारी की सारी लाइन की अपेयरेंस को एक्सप्लेन कर देता है। ग्रैंडमा उसकी बात को तो सुनकर स्माइल करती है लेकिन उससे कहती है लगता है तुम किसी मूवी में जी रहे हो। और वो उठकर डिसाइड करती है कि वो इस लड़की को ढूंढ कर ही रहेंगी। अगले सीन में हम लाइन को उसकी फ्लावर शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो एक ऑर्डर को पैक कर रही थी और उसी के पास में सुचुओ का कोट भी रखा हुआ था एक बैग में। अपना फोन चेक करती है और सोचती है कि अभी तक तो सुचुओ को आ जाना चाहिए और वो उसको मैसेज करने का डिसाइड करती है। सुचुओ ही उसको मैसेज करके कहता है कि आई एम सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ रहा है। ये बात जानकर यहाँ पर लाइन ज्यादा खुश नहीं थी कि तभी हम देखते हैं सुचुओ की ग्रैंड माँ लाइन की फ्लावर शॉप में आ जाती है क्योंकि लाइन अभी उन्हीं का ऑर्डर पैक कर रही थी। यहाँ पर ग्रैंड माँ अपना ऑर्डर लेके खुश थी और वो लाइन को देखने लग जाती है और वो उसकी फ्रेग्रेंस के बारे में पूछती है जो कि सुचुओ की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग थी। लाइन भी उन्हें बताती है कि उसका शार जेली ऐसा है। फिर यहाँ पर ग्रैंड माँ लाइन से कहती है कि उनका ग्रैंडसन बहुत ज्यादा हैंडसम है, वो उससे मिल सकती है। यहाँ पर लाइन अपनी एयर कंडीशन के बारे में ग्रैंड माँ को बताती है और कहती है वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी। ग्रैंड माँ कहती है कि मैं इंसान के दिल को देखती हूँ और कुछ भी रही। और ग्रैंड माँ अपने पोते की बहुत ज्यादा तारीफ करे जा रही थी। लाइन सुचुओ के कोट की तरफ देखती है और सोचती है कि 10 साल वेट कर चुकी हूँ, आगे नहीं कर पाऊंगी और वो ग्रैंड माँ से ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए हाँ बोल देती है। ग्रैंड माँ भी इससे बहुत ज्यादा खुश थी। हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर सुचुओ भी घर वापस आ गया था। ग्रैंड माँ तुरंत ही उसे अपने पास बैठाती है और वो उस लड़की की अपीयरेंस के बारे में बताने लग जाती है जैसा कि सुचुओ ने एक्सप्लेन करा था और बताती है कि मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है। सुचुओ पहले तो बात को सीरियसली नहीं ले रहा था लेकिन फिर यहाँ पर ग्रैंड माँ उसकी फ्लावर शॉप का भी डिस्क्रिप्शन देने लग जाती है। यहाँ पर सुचुओ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश था और फिर वो उस लड़की का नाम भी पूछ लेता है और ग्रैंड माँ उसे लाइन का ही नाम बताती है। सुचुओ भी खुश हो जाता है और ग्रैंड माँ से कहता है तो फिर आप आगे की प्रिपरेशंस भी करवा लीजिए। अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइन पहुंच गई थी। वहाँ पर सुचुओ को देखकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और सोचती है कि ये मुझे यहाँ पर देखेगा तो क्या सोचेगा। वो अपना मुंह छुपा के जाने की कोशिश करती है लेकिन सुचुओ उसको रोक लेता है और कहता है कहाँ जा रही हो तुम। यहाँ पर लाइन कहती है कि तुम काफी जल्दी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए और सुचुओ उससे कहता है कि बहुत ज्यादा बदकिस्मती से बोलना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। फिर वो दोनों साथ में खाना खा रहे थे और यहाँ पर सुचुओ सोच रही थी कि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यही उस ग्रैंड माँ का बेटा निकलेगा। इसके बाद लाइन यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या तुम ग्रैंड माँ के पोते हो, तो फिर वो ओके बोल देता है और यहाँ पर वो कहती है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे चले जाना चाहिए। वो जाने के लिए उठने लगती है लेकिन सुचुओ उसको रोक लेता है और फिर वो उसे अपने बारे में बताने लग जाता है कि उसे कोई भी बैड हैबिट नहीं है और उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। और फिर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारा मैरिज के बारे में क्या ख्याल है। मैरिज का सुनकर लाइन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो सुचुओ से पूछती है क्या तुम सीरियस हो, तो फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम अपना डिसीजन अपना पूरा टाइम लेकर मुझे बता देना। अगले सीन में हम लाइन को देखते हैं जो कि बाथ टब में नहा रही थी। फिर वो खुद के मुंह में पानी डालती है और वो खुद से कहती है सुचुओ उससे शादी करना चाहता है और वो वही टिपिकल वे में फ्लावर की पत्तियों को तोड़ तोड़ के पूछने लग जाती है कि क्या उसे उसको हाँ बोलना चाहिए या फिर ना बोलना चाहिए। फिर तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि उसने सुचुओ का 10 साल तक वेट करा है, अब सामने से उसे मौका मिल रहा है तो फिर वो उसे मौके पे चौका क्यों ना मारे। फिर वो सुचुओ को मैसेज करती है और कहती है कि कल को हम मिलते हैं और वो भी उसे ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हम लाइन को देखते हैं जो कि एक बैग को पकड़कर सुचुओ का वेट कर रही थी रास्ते में। जैसे ही सुचुओ वहाँ पर आता है वो देखता है कि लाइन के बालों में कुछ लगा है और वो उस पत्ती को हटा देता है। फिर वो उससे पूछता है क्यों मुझे मिलने के लिए बुलाया है, तो फिर वो उसे बैग रिटर्न करती है और कहती है लो तुम्हारा कोट साफ हो गया बिल्कुल। सुचुओ ये देखकर ज्यादा खुश नहीं था और सोच रहा था कि सिर्फ इसने मुझे ये रिटर्न करने के लिए बुलाया है। लेकिन हम देखते हैं जैसे कि पहली ब्लाइंड डेट पर सुचुओ ने अपने बारे में लाइन को बताया था, वैसे ही लाइन भी अपने बारे में सुचुओ को बताने लग जाती है और वो उसे अपनी पूरी फैमिली की भी डिस्क्रिप्शन देती है। एंड में वो कहती है सुचुओ
सुचो मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो उससे पूछता है तुम श्योर तो हो ना? तो फिर वो कहती है कि हाँ तुम मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल हो। यहाँ पर सुचो एकदम शॉक था और वो उससे कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसकी एक वजह है। यहाँ पर लाइन थोड़ा घबरा जाती है और सुचो सोचता है मुझे इसे अभी डराना नहीं चाहिए। फिर वो उससे कहता है चलो तुम मेरे साथ। यहाँ पर लाइन पूछती है क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? तो फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं नहीं, वो रजिस्ट्रेशन बुक लेनी है ना इसलिए। फिर सुचो लाइन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है और लाइन तो यहाँ पर 7वें आसमान पर थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था और उससे तो लग रहा था कि वो अभी भी कोई सपना देख रही है। फिर सुचो लाइन के पास में आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सामान पैक करवाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। और वो उससे पूछती है हम साथ में रहेंगे? तो फिर वो उसके पास आता है और कहता है मिसेस फू अब आपकी शादी हो गई है मुझसे। तो यहाँ पर ये बात सुनकर लाइन के मुंह में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर हम देखते हैं सुचुओ को उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि अरे बेवकूफ, लाइन ने तुमसे अपनी फीलिंग के बारे में कन्फर्स करा या फिर तुम अभी भी वहीं पे अटके पड़े हो? और सुचुओ बताता है कि उसकी लाइन से शादी हो गई है। ये बात सुनकर ग्रैंड माँ बहुत खुश होती है और कहती है तुम तो बहुत ज्यादा तेज निकले। और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें लाइन को हमेशा अच्छे से रखना है, नहीं तो मैं तुम्हारे कान फाड़ लूंगी। सुचुओ ग्रैंड माँ को बेफिक्र रहकर कहने का बोल के कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम चैन क्विन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ में कार में बैठी हुई थी और उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही थी कुछ खाना चाहोगी? क्विन का तो मूड ही अच्छा नहीं था कि तभी हम देखते हैं क्विन की फ्रेंड यहाँ पर शिंजो और लाइन को साथ में देख लेती है और क्विन को भी दिखाती है और पूछती है कि ये शिजियो के साथ में वुमन कौन है? तो फिर वो बताती है कि ये फ्लावर शॉप की मैनेजर है। और यहाँ पर क्विन उन दोनों को साथ में देखकर आग बबूला हो रही थी और क्विन की फ्रेंड कहती है क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? और क्विन को तो इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा था और वो कह रही थी कि शिजियो तुमने इस वुमन के साथ में खड़ा होकर मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरस कर दिया। और यही सोचते हुए वो एक कॉल लगाती है और अब उसने पूरा प्लान बना लिया था कि वो किसी भी हाल में लाइन की फ्लावर शॉप को बंद करवा कर ही रहेगी। नेक्स्ट हम शिजियो और लाइन को देखते हैं। शिजियो लाइन को अपने घर पर लेकर आ गया था। लाइन उस रूम को देख ही रही थी कि तभी हम देखते हैं शिजियो लाइन के क्लोज आ जाता है, उसका बैलेंस पकड़ता है तो फिर वो उसको पकड़ लेता है। वो उसे खुद से दूर कर देती है और शिजियो यहाँ पर उससे पूछता है तुम मुझसे क्या पूछ रही थी? तो फिर वो पूछती है क्या ये तुम्हारा रूम है? तो अब हम यहाँ पर साथ में सोएंगे। शिजियो यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। लाइन का तो बैलेंस बिगड़ रहा था और शिजियो उसको फिर से संभालता है। फिर यहाँ पर वो उसकी चिन को ऊपर करता है और कहता है मिसेस फू मुझे लगता है अब हमने सच्ची में शादी कर ली है, तो फिर अब हमें साथ में ही सोना चाहिए। और यहाँ पर लाइन थोड़ा घबराती है और कहती है नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। यहाँ पर शिजियो तो लाइन को देखकर बहुत ज्यादा टेम्पटेड हो रहा था और वो उससे पूछता है तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो? वो उसका हाथ हटाती है। वो कहती है नहीं नहीं मैं घबरा नहीं रही हूँ, बस मैं इतना कह रही थी कि अभी हमारी बहुत ज्यादा जल्दी शादी हुई है, तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए? यहाँ पर शिजियो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो लाइन घबरा जाती है और कहती है लेकिन क्या? तो फिर वो कहता है कि देखो हमें रूम तो सेम ही यूज करना पड़ेगा, अगर हम अलग अलग रूम में सोएंगे तो फिर घर वाले क्या सोचेंगे भला? लाइन भी कहती है कि हाँ जो तुम कह रहे हो उसमें तो बहुत ज्यादा दम है। यहाँ पर वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी, लेकिन यहाँ पर शिजियो उसको शांत करता है और कहता है और फिर वो उसको संभालते हुए कहता है कि देखो हम दोनों का रिलेशनशिप कंसेंशुअल है, जब तक तुम उस चीज के लिए ओके नहीं होगी तब तक हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। ये शिजियो तो बिल्कुल ग्रीन फ्लैग निकला। यहाँ पर वो लाइन के बाल संवार रहा था और लाइन भी मेरी तरह यही सोच रही थी कि ये कितना बड़ा वाला ग्रीन फ्लैग है। कि तभी हम देखते हैं कबाब में हड्डी ग्रैंड माँ आ जाती है और वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि ऐसे सोच लो कि मैं यहाँ पे हुई नहीं। फिर यहाँ पर ग्रैंड माँ लाइन के पास में आती है और कहती है कि फाइनली तुम लोगों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर ही लिया और तुम फाइनली मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन गई हो। फिर ग्रैंड माँ यहाँ पे शिजियो से बोलती है कि अगर तुमने जरा सा भी लाइन को परेशान करा ना तो फिर तुम्हारी टांगे तोड़ के हाथों में रख दूंगी। लाइन भी ओके बोल देती है और शिजियो कहता है कि ग्रैंड माँ आपको मेरी टांगे तोड़ने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं इसे हमेशा खुशी रखूंगा। फिर ग्रैंड माँ लाइन और शिजियो का हाथ एक दूसरे के हाथ पे रख देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लाइन कुछ कहती है लेकिन ग्रैंड माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। लाइन तो घबरा कर अपना हाथ हटा लेती है और ग्रैंड माँ पीछे से बड़ी खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लाइन को उसकी फ्लावर शॉप में देखते हैं कि तभी यहाँ पर दो लोग आते हैं। लाइन पूछती है कि आपको कौन से वाले फ्लावर्स चाहिए, लेकिन एक पर्सन उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट रखता है और कहता है कि देखो तुम्हारी फ्लावर शॉप इलीगल जगह पे है और इसको जल्दी एक्वायर करा जाएगा। और दूसरा पर्सन भी उसको और ज्यादा डॉक्यूमेंट दिखा देता है और लाइन ये सब कुछ देख ही रही थी। लाइन कहती है आप ऐसे नहीं कर सकते, ये मेरा घर भी है। लेकिन वो पर्सन उससे कहता है कि देखो आप लॉज और रेगुलेशंस को ऐसे नहीं तोड़ सकती हो। और फिर वो उससे कहता है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कर लीजिए, अगर आपने हमारी बात को रिफ्यूज करा तो फिर आपको लीगल प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ेगा। कि हम देखते हैं फिर वहाँ पे क्विन भी आ जाती है और कहती है कि इंसान को हमेशा ही अपनी औकात में रहना चाहिए, कभी भी बड़े इंसान से पंगा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हारा क्या हाल होगा ये चीज मैं लफ्जों में तो बयां कर ही नहीं सकती। और ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन अपने सप्लायर से
बात कर रही थी, लेकिन वो उससे कहता है सॉरी अब मैं तुम्हारी शॉप में और फ्लावर सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर लाइन कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोगों का तो कॉन्ट्रैक्ट था ना। वो पर्सन कहता है आई एम सॉरी मिस चेन, लेकिन अब आपको मैं बिल्कुल भी सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। वो कॉल कट करके खड़ी हुई थी कि तभी हम देखते हैं दो लड़कियां आकर उसके शॉप के बाहर पे एक पोस्टर लगा देती है जो कि एक नोटिस था। लाइन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे उसे बोलते हैं कि इसको बंद करने का ऑर्डर दिया गया है। वो कहती है कि मैं अभी भी इस शॉप को ओपन करके खड़ी हूँ, तो फिर कैसे तुम इसको बंद करवा सकते हो। लड़कियां कहती है कि जो हमें कहा गया हमने कर दिया, और ये बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में हम लाइन को देखते हैं जो कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी और वो काफी ज्यादा टेंस थी। वो बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि जो कुछ भी वो खो रही है उसे वो खुद से ही वापस भी लेकर आएगी। कि तभी शीजू रूम में आता है और वो लाइन को देखता है और वो उससे पूछता है कुछ हुआ है क्या, लेकिन वो मना कर रही थी। लेकिन फिर वो पास में आके सब कुछ देखता है और उससे पूछता है ये सब क्या है। तो फिर लाइन खड़ी होती है और बताती है कि वो फ्लावर शॉप को लेना चाहते हैं। शीजू उसे गले लगाता है और कहता है कि तुमसे कोई भी कुछ नहीं ले सकता, ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन लाइन उससे कहती है शीजू मैं हमेशा तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ सकती, तो मुझे प्रूव करना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पर शीजू भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा रखता हूँ, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा। एंड शीजू लाइन को सब कुछ लीगल प्रोसीडिंग समझाने लग जाता है। फिर वो उसको हाथ थामता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुमसे तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं छीन सकता। और लाइन भी कहती है कि हाँ हम दोनों साथ मिलकर फाइट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्निंग में लाइन सोकर उठती है और शीजू उसके लिए एक ड्रेस लेकर आया था। उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है ये मेरी फेवरेट है, और वो उससे कहता है चेंज कर लो, तुम्हारे साइज के हिसाब से ऑल्टर करवा दूंगा इसको। वो ड्रेस ले लेती है और कहती है चलो बाहर जाओ मैं चेंज करूंगी। वो उसकी वेस्ट पकड़ता है और कहता है कि मिसेस फू हम ऑलरेडी मैरिड है, मुझे अभी भी जाने की जरूरत पड़ेगी क्या। लाइन उससे कहती है ज्यादा मूड में मत आओ और जाओ यहाँ से, और उसको बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट हम लाइन को देखते हैं जो कि उस ब्यूटीफुल सी ड्रेस को पहनकर डाउनस्टेयर्स आती है और शीजू उसको देखकर एकदम देखता रह जाता है। लाइन उससे पूछती है कैसी लग रही हूँ, और वो उसे अपने क्लोज कर लेता है और वो उसे ब्यूटीफुल बोल रहा था। लाइन खुश होकर उसका शुक्रिया करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों साथ में एक पार्टी में पहुंच जाते हैं और कार से उतरकर शीजू अपनी ग्रीन फ्लैग वाली एबिलिटी दिखाते हुए लाइन को कार से उतारता है उसका हाथ देकर, और फिर वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं। जैसे ही पार्टी में वो दोनों एंटर करते हैं उन्हें तो सब लोग देखते रह गए थे, और हम देखते हैं कि क्विन क्विन भी उस पार्टी में मौजूद थी। और एक पर्सन यहाँ पर लाइन को देखकर कहता है ये शायद मिसेस फू है। तो फिर एक लड़की कहती है मिस चैन भी तो यहीं पर है, और वो मिस्टर फू की वाइफ बनने वाली थी ना। यहाँ पर लाइन थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वो उससे कहता है कि चिंता ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक पर्सन यहाँ पर शीजू को काम से रिलेटेड काम के लिए ले जा रहा था। यहाँ पर लाइन शीजू से कहती है कोई बात नहीं मैं खुद को एंटरटेन कर लूंगी, तुम फटाफट अपना काम फिनिश करके आओ। वो भी ओके बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट हम लाइन को देखते हैं जो कि एक ड्रिंक पी रही होती है कि तभी चैन चैन उसका रास्ता रोक लेती है। यहाँ पर क्विन क्विन लाइन को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाइन बातों ही बातों में उसको ये शो कर देती है कि असल में वो शीजू की वाइफ बन चुकी है। और क्विन क्विन भी ये बातें सुनकर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती है, और उसका तो पूरा का पूरा ही मूड ऑफ हो गया था और वो एकदम घबरा सी गई थी। फिर हम देखते हैं लाइन फिर से शीजू के पास चली जाती है और वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर होस्ट आती है और बताती है कि अब गाला स्टार्ट होने वाला है, और सभी लोग क्लैप करते हैं, लेकिन क्विन क्विन को गुस्सा आ रहा था तो फिर वो चली जाती है। फिर हम लाइन को देखते हैं जिसको चक्कर आने लग जाते हैं। यहाँ पर शीजू उसको संभालता है और लाइन कहती है उसने फर्स्ट टाइम ड्रिंक करी है इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। वो उससे कहता है कोई बात नहीं हम घर चलते हैं, तो हम वहाँ पे आराम कर लेना। और लोग उनको देखकर बात कर रहे थे वाह कितना अमेजिंग कपल है ये, इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। फिर हम पार्किंग लॉट में लाइन और शीजू को देखते हैं, और यहाँ पर शीजू लाइन को देखकर कह रहा था कि लगता है कि तुम बिल्कुल भी अल्कोहल टॉलरेट नहीं कर सकती, तो फिर अब से तुम बिल्कुल भी ड्रिंक मत करना। और यहाँ पर लाइन तो शीजू से बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है और उसका भी दिल पिघल जाता है और वो उसको हक कर लेता है और फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। और शीजू लाइन को देखकर अभी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं शीजू लाइन को घर पे ले आता है और उसको यहाँ पे सोफे पे लिटा देता है। लाइन घर की वर्कर उसके लिए हैंगओवर सूप लेकर आती है। शीजू फिर लाइन को थोड़ा सा उठाता है और कहता है लो हैंगओवर सूप पी लो, और वो कहती है उसे दवाई नहीं पीनी है। तो फिर शीजू लाइन से कहता है देखो ये कोई दवाई नहीं है, ये हैंगओवर सूप है, और तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी बच्ची हो ना, तो फिर ये पी लो। लाइन भी कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, और ये बोलकर वो सूप को पी लेती है। सब कुछ फिनिश करने के बाद कहती है देखो मैं कितनी ज्यादा ग्रेट हूँ, मैंने सब कुछ फिनिश कर दिया। फिर यहाँ पर लाइन शीजू के फीचर्स की तारीफ करने लग जाती है और कहती है वो बहुत ज्यादा लकी है जो शीजू उसका हस्बैंड बना है। और शीजू भी लाइन की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर बातें करते करते लाइन सोफे पे सो जाती है। यहाँ पर शीजू लाइन को उठाने की कोशिश करता है, जब वो नहीं उठती तो फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट हम लाइन को देखते हैं जो कि थोड़ी देर बाद उठ जाती है और उसका नशा खत्म हो
चुका था और वो याद करने लग जाती है कि उसने ड्रंक हालत में क्या कुछ करा था और ये सब कुछ याद करके वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रही थी। वो कह रही थी कि शिजुओ ने उसको ऐसे एक्ट करते हुए देख लिया, वो उसके बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा। फिर वो अपने क्लोथ्स देखती है जो कि चेंज हो गए थे और वो सोच में पड़ जाती है आखिरकार उसके क्लोथ्स किसने चेंज करे और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसके बेड के साइड में जो शिजुओ की फोटो रखी थी वो उसको देखने लग जाती है कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे शिजुओ भी आ गया था और शिजुओ उससे पूछने लग जाता है सुंदर लग रहा हूँ ना मैं। यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रही थी और फिर वो उससे कहती है हाँ तुम्हारा फोटो बहुत ज्यादा सुंदर है और शिजुओ उससे कहता है मैं फोटो की बात कहाँ कर रहा हूँ। फिर वो उससे कहती है मैं शायर लेकर आती हूँ, लेकिन शिजुओ उसका रास्ता रोक लेता है और उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उसे बेड पे गिरा देता है और उनका एक्सीडेंटल किस हो गया था। और फिर वो उससे कहता है मिसेस वू मुझे लगता है आज आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो। वो उससे कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और शिजुओ उससे कह रहा था कि तुमसे तो शायद वेट ही नहीं हो रहा, लेकिन लाइन कहती है कि नहीं नहीं सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया, लेकिन वो उससे कहता है तुम हिलना मत। फिर वो उसको दोबारा से किस करने वाला था लेकिन उसका फोन रिंग हो जाता है और इस बीच लाइन भी शायर लेने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लाइन को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट करने के लिए चली गई थी और यहाँ पे मेड उसको बताती है कि सर कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे गए हैं और वो वापस आ जाएंगे जल्दी। लाइन को बुरा लग रहा था कि शिजुओ बार बार बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है। अगले सीन में हम यहाँ पे लाइन को उसके फ्लावर शॉप में देखते हैं और वो सोच रही थी कि एक हफ्ता बीत गया अभी तक शिजुओ वापस नहीं आया और उसने तो अभी तक मुझे एक मैसेज भी नहीं करा। फिर हम देखते हैं कि शिजुओ लाइन की फ्लावर शॉप में आ जाता है और लड़कियां उसको देखकर बातें कर रही थी ये कितना ज्यादा हैंडसम है। लाइन उन लड़कियों को भगा देती है ये कहकर कि ये मेरा हस्बैंड है। फिर लाइन शिजुओ को देखती है और उसको गुस्सा आ रहा था कि ये इतना क्या बिजी था, इसने मुझे एक मैसेज तक नहीं करा, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है। वो उससे पूछते है ये क्या कर रहे हो, तो फिर वो कहता है तुम मुझ पे गुस्सा मत करो। लाइन सोचती है इसकी भोली वाली शक्ल देखकर मैं तो अपना सारा गुस्सा भूलती जा रही हूँ, लेकिन फिर वो उससे कहती है ठीक है तुम काम के लिए ट्रैवल कर रहे थे लेकिन एक मैसेज करना भी तुमने मुझे लाजमी नहीं समझा। वो उससे कहता है कि चलो हम ग्रैंडमा से मिलने के लिए चलते हैं। लाइन कहती है तो तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो और ऊपर से मुझे भड़का रहे हो इधर उधर करके, मैं जा रही हूँ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन शिंजियो उसको रोकता है और कहता है शायद तुम्हें मैसेजेस पसंद नहीं आएंगे, क्या मैं तुम्हें कॉल्स और वीडियो कॉल्स कर सकता हूँ। वो कहती है जो कुछ करो लेकिन मुझसे कांटेक्ट में रहना अगली बार से। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। नेक्स्ट हम लाइन और शिजुओ को कार में देखते हैं और यहाँ पर लाइन याद कर रही थी कि कैसे उसकी फ्लावर शॉप में लड़कियां शिजुओ को देखकर खुश हो गई थी और वो इस सब की वजह से जेलस भी हो रही थी। और फिर वो शिजुओ को देखकर बोलती है कि ये इतना ज्यादा लाइकेबल क्यों है। नेक्स्ट सीन में हम क्विन को देखते हैं जो कि स्कूल के एक पुराने बच्चे से मिलने के लिए आई थी। यहाँ पर वो लड़का क्विन से पूछता है मिस चैन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्विन उस लड़के से कहती है कि तुम स्कूल में हमेशा से लाइन को पसंद किया करते थे ना, और अब तो तुम्हारी क्लास का रियूनियन भी होने वाला है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लाइन की रेपुटेशन को बिल्कुल रियून कर दो क्योंकि उसने तुम्हें इग्नोर जो करा था। उसको भड़काने के बाद क्विन चली जाती है और वो लड़का भी पूरी तरीके से भड़क चुका था। नेक्स्ट सीन में हम लाइन और शिजुओ को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा के घर उनसे मिलने के लिए पहुंच गए थे। ग्रैंडमा लाइन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे बातें करने के लिए उसे अपने पास में बैठा लेती है और फिर वो शिजुओ को डांटती है कि तुम इसे कितने दिनों बाद मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आए हो। तो फिर शिजुओ कहता है ग्रैंडमा मैं वो काम में बिजी हो गया था ना, इस वजह से नहीं आ पाया। ग्रैंडमा कहती है ठीक है तुम जाओ और फिर ग्रैंडमा लाइन से कहने लग जाती है कि मैंने आज बहुत ज्यादा हैंडसम ओल्ड मैन देखा, सोच रही थी उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। और फिर लाइन और ग्रैंडमा दोनों ही साथ में बहुत सारी चटपटी बातें करते हैं और ग्रैंडमा लाइन को बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी कि पीछे से शिजुओ भी आ जाता है और पूछता है क्या बात कर रहे हो। तो फिर वो कहती है कि ये गर्ल्स की बात है, तुम बीच में नहीं बोल सकते। देन वो दोनों लेडीज हंसने लग जाती है और शिजुओ भी उनको खुश देखकर खुश था। इसके बाद ग्रैंडमा कहती है मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, और ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद शिजुओ यहाँ पर लाइन से कहता है ग्रैंडमा से बात करके काफी ज्यादा खुश लग रही थी तुम। लाइन बोलती है कि हाँ लेकिन तुम बहुत दिनों से घर नहीं थे तो फिर मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा। इसके बाद हम शिजुओ को देखते हैं जो कि लाइन को अपने क्लोज करके उसको किस कर देता है। अगले सीन में हम लाइन को मिरर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो बोल रही थी कि उसका स्कूल रियूनियन आने वाला है और फिर वो अपने कपड़े डिसाइड करने लग जाती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। देन वो थक हार कर सो ही जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिजुओ जब रूम में आता है तो फिर वो लाइन को अपना कोट उड़ा देता है और लाइन शिजुओ को बताती है कि कल उसे अपने स्कूल के रियूनियन में जाना है। वो पूछता है अच्छी बात है बताओ कहाँ जाना है। वो उसे लोकेशन बता देती है और वो कहता है ठीक है तो फिर मैं कल तुम्हें पिक कर लूंगा। नेक्स्ट सीन हम रियूनियन का देखते हैं जहाँ पर सभी फ्रेंड्स पहुंच गए थे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे
और सबसे बाद में यहाँ पर लाइंग भी पहुंच जाती है। वो सबको हेलो बोलती है और कहती है काफी टाइम हो गया ना एक दूसरे से मिले हुए। एक फ्रेंड उसे अपने पास बैठा लेती है और हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़का भी मौजूद था जो कि लाइंग को पहले पसंद किया करता था और अभी वो उससे बहुत ज्यादा हेटफुल नजरों से देख रहा था। देन वो लड़का यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज बिल मैं पे करूंगा, जिसको जो ऑर्डर करना है कर लो। और एक लड़की कहती है लगता है कि अब तुम बहुत ज्यादा अमीर हो गए हो, इस वजह से इतनी हेगड़ी दिखा रहे हो। फिर उसके फ्रेंड्स उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं लाइंग को एक कॉल आती है और वो भी उसे अटेंड करने के लिए चली जाती है। उसके लिए फ्लावर्स का ऑर्डर आया था। वो उस ऑर्डर को अटेंड करने के बाद जब अंदर जाने वाली थी तो फिर अपने फ्रेंड्स की बातें सुनने लग जाती है। यहाँ पर वो लोग लाइंग के बारे में बात कर रहे थे कि सच्ची में उसने शादी कर ली क्या, लेकिन वही लड़का जिसको लाइंग ने रिजेक्ट कर दिया था वो उसकी बुराई कर रहा था। वो कह रहा था कि रिच लोग तो बहुत सारी मिस्ट्रेस रखते हैं, लाइंग भी उनमें से एक ही होगी। लाइंग की एक फ्रेंड को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को डांटती है। लाइंग अंदर जाती है, कहती है तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तो फिर वो लड़का कहता है वैसे ही हम लोग तो मजाक कर रहे थे। लाइंग कहती है मैं ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकती और ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लाइंग बाहर आ गई थी लेकिन वो लड़का उसके साथ में गलत करने की कोशिश करने लग जाता है। वो उसे फाइट करके बचने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी उसको पकड़ लेता है। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर शीजो आ जाता है और वो उसको संभालता है और कहता है कोई नहीं, मैं आ गया हूँ, अब तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर शीजो उस लड़के को बहुत ज्यादा मारता है और लाइंग को अपना कोट उड़ा देता है। तभी यहाँ पर एक क्लासमेट आ जाता है और वो अपने क्लासमेट की दूसरी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। शीजो कहता है कि ये लड़का दूसरी लड़की को मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर तो वो क्लासमेट भी उस वाले को सुनाने लग जाता है जो कि बेहोश था। इसके बाद लाइंग और शीजो दोनों ही चले जाते हैं। लाइंग शीजो से बाद में कहती है कि इससे तुम्हें कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, तुम्हें मेरे लिए ऐसे स्टैंड नहीं लेना चाहिए था। लेकिन शीजो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। अंदर हम लाइंग के क्लास के दूसरे बच्चों को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे कि अभी तक लाइंग और वो लड़का क्यों नहीं आए हैं। कि तभी वो चश्मे वाला क्लासमेट दूसरे लड़के को लेकर आता है और उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग एकदम हैरान थे और सोच में पड़ गए थे ये क्या हो गया। चश्मे वाला लड़का बताता है कि जाओ जाओ ने असल में लाइंग को बुली करने की कोशिश करी लेकिन यहाँ पर तभी फू शीजियो आ गया था और उसी ने उसका ऐसा हाल कर दिया। लाइंग की फ्रेंड जाओ जाओ को बहुत ज्यादा सुनाती है और कहती है कि तुम्हें लाइंग को बुली करने की हिम्मत कैसे करी। और अब तो जाओ जाओ की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी और सभी लड़कियां उसी को नीचा दिखा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम शीजो को देखते हैं जो कि कॉल कर कर जाओ जाओ की कंपनी के ऊपर रोक लगाने के लिए बोल रहा था। उसका सेक्रेटरी कहता है आप कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो। तो वो शीजो बताता है कि उसने लाइंग को बहुत ज्यादा इंजर्ड करने की कोशिश करी। नेक्स्ट सीन में हम लाइंग को देखते हैं जो कि फ्लावर्स को पॉट में अरेंज कर रही थी कि तभी वहाँ पे शीजो आ जाता है। शीजो लाइंग के पास बैठता है और उससे कहता है कि उस टाइम पे मैं आ गया इसलिए तुम्हें बचा लिया, तुम बहुत ज्यादा डेलिकेट हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं पता नहीं क्या करता। लाइंग कहती है इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, हम लोग ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शीजो लाइंग से कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बचाने आने के लिए थोड़ा लेट हो गया था। लाइंग शीजो की ये सारी बातें सुनकर उसको हक कर लेती है। इसके बाद हम लाइंग को देखते हैं जिसके लिए मेड सूप लेकर आती है और वो शीजो के लिए भी लेकर आई थी। मेड बताती है कि वो स्टडी में है और आप ही उन्हें वो सूप दे और लाइंग भी ओके बोलकर चली जाती है। शीजो काम में बहुत ज्यादा बिजी था तो फिर वो कहता है बाद में पी लूंगा और लाइंग को गुस्सा आ जाता है इस वजह से। लाइंग मुंह फेर लेती है लेकिन शीजो उसको मनाने में माहिर है तो फिर वो उसको मना ही लेता है और कहता है जरा तुम मेरी तरफ देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। लाइंग कहती है मुझे तुम्हारी इतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझ रही थी कि वो उसे किस करने वाला है। लेकिन वो तो उसे हाई स्कूल की एक नोटबुक देता है और कहती है कि तुम्हें हाई स्कूल की मैथ्स की नोटबुक मुझे गिफ्ट देने लायक लगती है। लाइंग उसको ओपन करके देखती है तो फिर उसमें वो लिली की पेटल रखी हुई थी जो कि बहुत साल पुरानी थी। उससे उसे तुमने ये फेंका नहीं, तो वो कहता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर वो पेज टर्न करती है तो फिर उसमें से वेडिंग रिंग भी निकलती है। उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें ये पहना दूं, वो भी हाँ बोलती है। वो उसको पहना देता है। फिर ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है। लाइंग कॉल पिक करती है और ग्रैंडमा कहती है मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, तुम लोग मुझे विजिट करने के लिए आना कल। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा लाइंग और शीजियो दोनों को ही शॉपिंग पे अपने साथ लेकर आ गई थी। फिर ग्रैंडमा लाइंग को वो ड्रेसेस ट्राई करने के लिए भेज देती है। ट्राई करके आती है और ग्रैंडमा लाइंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर जो बिलिंग करा देता है और फिर लाइंग वही ड्रेस पहनकर बाहर चली जाती है। इसके बाद ग्रैंडमा शीजियो और लाइंग से कहती है अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ, और ये बोलकर ग्रैंडमा चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लाइंग को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और अपने पास में फ्यूजियो को नहीं पाती और सोचती है कि शीजो कहाँ चला गया। और वो तभी देखती है कि उसके पास में एक लेटर रखा हुआ है जिसमें लिखा था कि उसे बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ेगा लेकिन वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। यहाँ पर लाइंग सोचती है कि शीजो फिर से बिजनेस ट्रिप पे चला गया। नेक्स्ट सीन में हम क्विन को देखते हैं जिसके पास में उसका एक बंदा आकर बताता है कि अभी तक वो लाइंग का कुछ भी नहीं कर पाया। ये बात सुनकर क्विन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद
बाद यहाँ पर क्वीन लाइन के खिलाफ एक और षड्यंत्र रचती है जब उसे पता चलता है कि अभी तो शिजुओ भी अब्रॉड गया हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम लाइन को देखते हैं जो कि अपनी फ्लावर शॉप को क्लोज करके निकल ही रही थी कि उसे एक ग्रैंड माँ का वॉइस नोट आता है, तो फिर वो उसे भी सुन लेती है। एक पर्सन लाइन को छुपके से देख रहा था और वो उसका स्टेप फादर था। जैसे ही वो लाइन के पास आता है और कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे से इतने दिनों बाद मिलके बहुत ज्यादा खुश हूँ। लाइन कहती है माफ करना लेकिन आपने शायद मुझे कोई और ही समझ लिया, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरे फादर बहुत पहले ही गुजर चुके हैं और मेरी सिर्फ और सिर्फ मॉम है। और ये बोलकर वो जाने लग जाती है, लेकिन वो पर्सन तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली, मुझे बताया अभी नहीं, अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक मत करो। वो कहती है मैंने बोला ना आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। लाइन को वो इंसान रोके जा रहा था और वो उसे पुलिस की धमकी देती है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग भी उनको देख रहे थे राह चलते हुए। वो बुढ़ा बोले जा रहा था कि ये मेरी बेटी है और मुझे अपनाने से मना कर रही है, और फिर वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। लाइन को भी ना चाहते हुए जाना पड़ता है और फिर वो एक कोने में आ जाती है, उससे पूछती है कि क्या चाहिए मुझसे। तो फिर वो सीधा पॉइंट पे आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली और जो पति तुमने अपने लिए ढूंढा है वो बहुत ज्यादा रिच है, कैसा रहेगा कि तुम अपने डैड को भी थोड़े से पैसे उधार पे दे दो। लाइन कहती है कि तुमने फिर से गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दिया, ये बात मत भूलो कि मेरी मॉम ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है और मैं तुम्हारी कोई डॉटर नहीं हूँ। लेकिन वो बंदा तो एकदम बेशर्म था और कहे जा रहा था कि एटलीस्ट मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम मुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। लाइन कहती है अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। लेकिन वो पर्सन कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मुझे लगता है कि अपना हथियार निकालना ही पड़ेगा, और वो लाइन को दोहराने धमकाने लग जाता है। लाइन कहती है मैं जा रही हूँ, लेकिन वो उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो फिर बहुत बुरा हाल होगा, और वो जबरदस्ती उसका बैग खींचने लग जाता है, यहाँ तक कि उसकी वेडिंग रिंग भी लेने लग जाता है। लाइन कहती है कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये रिंग उससे नहीं ली जा सकती। इस बीच में वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी और वो पर्सन कहता है कि तुमने अपने डैड को हिट करने की कोशिश करी, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जैसे ही वो पर्सन लाइन को हिट करने वाला था, हम देखते हैं कि शिजुओ आ जाता है और वो उसे रोक लेता है। यहाँ पर लाइन का स्टेप डैड उससे बोल रहा था कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, और शिजुओ कहता है बाद में मैं तुम्हारे पैर तोड़ लूंगा। इसके बाद यहाँ पर लाइन शिजुओ के पास आती है और उसे हक करके रोने लग जाती है। उससे कहता है इट्स ओके, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। इसके बाद शिजुओ लाइन से पूछता है कि ये कौन है, तो फिर वो बताती है कि ये उसके स्टेप फादर है, उसकी मॉम ने इन्हें डिवोर्स दे दिया, लेकिन पता नहीं कैसे इसने उसे ढूंढ लिया। फिर शिजुओ कहता है कि इट्स ओके, मैं इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा और वो तुम्हें आगे से बिल्कुल भी बुली नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम तो बिजनेस के लिए रोमेनिया गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तो फिर वो बताता है कि वेदर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, इस वजह से हमें जल्दी वापस आना पड़ा। लाइन यहाँ पर इमोशनल हो रही थी और शिजुओ उसके फोरहेड पे किस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन सो रही थी और शिजुओ उसका हाथ पकड़ कर बैठा था कि तभी उसको एक कॉल आती है। यहाँ पर वो कॉल उठाता है और साइड में जाकर पूछता है कि ये सब कुछ कैसी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। उसका इन्वेस्टिगेशन करने वाला बंदा बता देता है कि ये सब कुछ क्वीन ने करा है। यहाँ पर वो कहता है कि उस लड़की ने तो बॉटम लाइन भी क्रॉस कर दी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतना गिरा हुआ इंसान भी कोई कैसे हो सकता है। और अब तो उसने पूरा यकीन बना लिया था कि वो क्वीन से रिवेंज लेकर ही रहेगा लाइन के लिए। अगले सीन में हम मिस्टर चैन को देखते हैं जो कि क्वीन के फादर है। उनका सेक्रेटरी आकर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो यहाँ पर शिजुओ को कॉल करते हैं, लेकिन शिजुओ कह देता है कि अब आप मुझसे कोई भी सिंपैथी की उम्मीद बिल्कुल मत रखिए, आपकी बेटी मेरी वाइफ को कई बार हर्ट करने की कोशिश कर चुकी है। यहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि वो बस सिली बन रही है, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा, फिर वो कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन सामने से पर्सन कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपने उसको मैनर्स सिखाने में बहुत ज्यादा देरी कर दी। इसके बाद क्वीन के डैड उसको कॉल करते हैं और खूब ज्यादा सुनाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर लाइन को देखते हैं जो कि काम कर रही थी कि तभी उसके पास में शिजुओ आ जाता है। वो उसको इस टाइम पे देख के हैरान थी और वो उसको किस करता है। वो उससे कहती है दिन में ये तुम क्या कर रहे हो, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। लेकिन शिजुओ उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ। वो तो घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा बेकार टेस्ट करती हूँ। यहाँ पर वो उसे पीछे से हक कर लेता है और वो उसे बताती है कि एक फायरवर्क फेस्टिवल आने वाला है और मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ। अगर कोई बिजनेस ट्रिप ना हो तो फिर क्या हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर शिजुओ भी कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ और हम लोग वहाँ पर चलेंगे। लाइन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। और शिजुओ उसके गाल पे थपथपाता है और कहता है तुम्हें अच्छा लगेगा तो फिर मैं भी खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों ट्रेवल करके पहुँच गए थे फेस्टिवल वाली जगह पर और लाइन उस जगह के बारे में शिजुओ को एक्सप्लेन कर रही थी। फिर वो लोग लाइन की ग्रैंड माँ के घर के पास पहुँच जाते हैं। लाइन के ग्रैंड पेरेंट्स उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लाइन शिजुओ को अपने हस्बैंड के तौर पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर ग्रैंड पेरेंट्स उन दोनों को अंदर जाने के लिए बोल देते हैं और ग्रैंड माँ ग्रैंड पा से बोल रही थी कि लाइन का टेस्ट कितना ज्यादा अच्छा है लड़कों में। फिर वो लोग बेडरूम में जाते हैं जो कि ग्रैंड माँ ने अलग तरह से
स्टाइल कर रखा था, जिसे देखकर वो थोड़े एम्बेरस हो रहे थे। और लाइंग कह रही थी लगता है ग्रैंड माँ कुछ ज्यादा ही थॉटफुल हो गई थी। फिर वो लोग विंडो के बाहर एक ब्लॉसम वाला फ्लावर देखने लग जाते हैं और लाइंग उसके बारे में शिजुओ को एक्सप्लेन करने लगती है। फिर हम देखते हैं ग्रैंड माँ उन दोनों के लिए कपड़े लेकर आ जाती है जो कि उनके ट्रेडिशनल कपड़े थे। नेक्स्ट सीन में लाइंग और शिजुओ दोनों ही ट्रेडिशनल कपड़ों में एक दूसरे के साथ स्टाइल हो जाते हैं और फिर वो दोनों साथ में फेस्टिवल की प्रिपरेशन करने लगते हैं। फिर शिजुओ लाइंग को हक कर लेता है और वो उसे दूर हटाते हुए कहती है कि अगर कोई देख लेगा तो फिर पता नहीं क्या समझेगा। शिजुओ कहता है कुछ भी गलत नहीं है, मैं अपनी वाइफ को ही तो हक कर रहा हूँ। लाइंग उसे अपने क्लोज करती है और उसके चीक्स पे किस कर देती है। इसके बाद शिजुओ कहता है कि अब तो मेरी विश पूरी कर दो। लाइंग कहती है तुम्हारा वही मतलब है। वो हाँ में सर मिलाता है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। शिजुओ लाइंग को किस करने वाला था लेकिन वो थोड़ा घबरा रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और देन एक दूसरे के साथ में रोमांटिक हो जाते हैं। हम लाइंग के ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं जो लोग बात कर रहे थे कि ये लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। ग्रैंडमा ग्रैंडपा को शांत करवाती है और दोनों ही दरवाजे पे सुन के हंसने लग जाते हैं। ग्रैंडपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फिर ग्रैंडमा बताती है कि अब जल्दी हमारा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले गए थे। सीन में हम लाइंग को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि शिजुओ की बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और वो शिजुओ के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेकर आई थी। लाइंग उनसे मना करती है और कहती है शिजुओ को इन सब की कोई जरूरत नहीं है। फिर लाइंग के हाथ में ग्रैंडमा के हाथ में रखी हुई एल्बम लग जाती है। ग्रैंडमा बताती है हाँ ये तुम्हारे बचपन की फोटोज की एल्बम है। ग्रैंडमा उसको वो सब दिखाती है और वो भी देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ग्रैंडमा का शुक्रिया करती है। अगले सीन में हम लाइंग को देखते हैं जो कि वापस से अपने घर पहुंच गई थी। तभी घर की एक वर्कर एक पॉलिथीन को देखते हुए पूछती है इसके अंदर क्या है। तो फिर वो कहती है आप खुद देख लो और फिर यहाँ पर वो वर्कर देखती है। असल में उसके अंदर वही ग्रैंडमा वाली मेडिसिन थी जिसको जब वो लाइंग देखती है तो फिर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और कहती है नहीं नहीं हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं खाते हैं। इसके बाद लाइंग यहाँ पर उस वर्कर से कहती है कि इस बारे में शिजुओ को बिल्कुल भी पता चलने मत देना। कि तभी शिजुओ आ जाता है और वो पूछता है क्या मुझे पता नहीं चल सकता है और दोनों ही कहने लग जाती है कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो वर्कर वो सारे के सारे बैग्स को उठा करके ले जाती है। इसके बाद शिजुओ लाइंग को हक कर लेता है और वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा। वो कहता है ओ ऐसा क्या। फिर वो उसे अपनी गोद में बैठाकर किस करने वाला था लेकिन वो कहती है कि अभी आंटी ली किचन के अंदर ही है। शिजुओ कहता है तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुमने मुझे मिस करा, उन्हें आराम से खाना बनाने दो मैं तुम्हें किस करता हूँ। फिर वो उसे किस करने लग जाता है कि तभी आंटी आ जाती है और वो कहती है कि खाना तैयार है। आंटी उन दोनों को देखकर एम्बेरस हो रही थी और वो दोनों भी। और वो कहती है कि तुम लोग कंटिन्यू करो। और फिर शिजुओ आंटी से कहता है क्या आप जल्दी घर चली जाओगी आज। वो भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लाइंग शिजुओ से कहती है सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुमने कहा था कि आंटी धीरे धीरे खाना बनाएंगी। और वो उससे कहता है तुम इतनी ज्यादा घबरा क्यों रही हो, हम लोग लीगली मैरिड कपल है। और वो उससे कहती है ठीक है चलो हम लोग पहले खाना खा लेते हैं। वो उठ के जाने लग जाती है कि शिजुओ के हाथ में वो एल्बम लग जाती है और वो उससे पूछता है ये क्या है। वो कहती है ये फोटो एल्बम है जो कि मेरी ग्रैंडमा ने मेरे लिए रखी थी। इस एल्बम में मेरे बचपन के फोटोज हैं। शिजुओ लाइंग से कहता है तो फिर हम ये एल्बम देखते हैं ना साथ मिलकर। फिर वो उस एल्बम को देखने लग जाते हैं और शिजुओ पूछता है तुम तब कितने साल की थी। तो फिर लाइंग कहती है शायद 2 साल की रही होंगी। फिर वो उससे कहता है कि तुम तो बचपन में भी बहुत ज्यादा क्यूट लगती थी। और लाइंग कहती है अरे अभी मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। फिर यहाँ पर लाइंग उससे वो एल्बम स्नैच करने लग जाती है क्योंकि उसको लास्ट में याद आता है कि उसने शिजुओ की भी फोटो रख रखी है जो कि वो हाई स्कूल में पहनता था। वो उसे एकदम से ले लेती है और शिजुओ भी ये देखकर एकदम हैरान था और वो उससे पूछता है कि तुमने इतने अचानक से क्यों ले लिया, ऐसा क्या है इसमें जो कि मैं नहीं देख सकता। और यहाँ पर शिजुओ सोच रहा था कहीं लाइंग का कोई सीक्रेट लवर तो नहीं जिसकी फोटो इस एल्बम में रखी हुई होगी। वो उससे स्नैच कर लेता है और लाइंग उससे कहे जा रही थी मुझे ये वापस कर दो, तुम इसमें जो है वो नहीं देख सकते। इस बीच में एल्बम नीचे गिर जाती है और लास्ट पेज खुल जाता है लेकिन तुरंत ही लाइंग उसको बंद कर देती है और वो उससे कहती है तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। वो कहता है कि मैं उसे नहीं देख पाया। और लाइंग सोच रही थी मैं शिजुओ को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दूंगी कि मुझे उससे बहुत सालों से क्रश था। फिर वो उससे कहती है कि इसमें कुछ देखने लायक है भी नहीं, बस मेरी ग्रेजुएशन की फोटो थी। फिर वो उससे कहती है चलो खाने का टाइम हो गया है। वो उठने लगती है लेकिन शिजुओ उसको वापस से सोफे पे बिठा देता है और फिर वो उसे किस कर रहा था। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं शिजुओ लाइंग के लिए ब्रेकफास्ट कुक कर रहा था। लाइंग सुबह उठती है और देखती है कि शिजुओ बेड पर नहीं है और उसको अच्छा नहीं लगता और उसे बुरा लग रहा था क्योंकि वो शिजुओ के साथ में ही ब्रेकफास्ट करना चाहती थी।
फिर वो उठकर बाहर जाती है और शीजुओ को किचन में देखती है और पूछती है कि आज तुम काम पर नहीं गए। वो कहता है कि आज वीकेंड है, तुम भूल गई क्या? फिर वो उसे देखकर कहती है तुम मेरे लिए पंपकिन पॉरेज बना रहे थे। वो कहता है कि हाँ, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैंने सब कुछ बना दिया, मैं तब तक अरेंज करता हूँ। वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और शीजुओ उसके लिए फिर सर्व करके लेकर आता है और उससे कहता है कि जल्दी से टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना है। वो टेस्ट करती है और बहुत ज्यादा खुशी के साथ शीजुओ से कहती है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छा खाना बना लेते हो और तुम बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो। फिर शीजुओ लाइन के सामने बैठ जाता है और वो उसे देखकर हंस रही थी और वो उससे पूछता है क्या हो गया, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? वो कहती है नहीं, आज मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तुम्हारे साथ और ये तुमने बनाया मेरे लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा था ना। तो फिर वो कहती है नहीं नहीं, तुम्हारा काम बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर शीजुओ लाइन के पास में आता है और उससे कहता है कि मेरे लिए मेरा काम और मेरी वाइफ दोनों ही जरूरी है। इसके बाद लाइन शीजुओ से पूछती है कि तुम अपनी फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ पर गए थे, क्योंकि तुम कुकिंग करना या फिर अपनी वाइफ की हेल्प करना ऐसे तो तुम बिल्कुल भी नहीं थे, तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया? तो फिर शीजुओ यहाँ पर उसको सहलाते हुए कहता है कि असल में मैं एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहती है कि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे हो, इतने ज्यादा एफर्ट्स करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ वो उसकी नोज पिक करता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीजुओ अपने स्टडी में काम कर रहा था कि तभी उसकी ग्रैंड माँ आ जाती है। वो उन्हें टेबल में बिठाने वाला था और पूछता है ग्रैंड माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन ग्रैंड माँ बैठती नहीं और शीजुओ से गुस्से से कहने लग जाती है कि तुम तो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो ना, मुझसे मिलने का तो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे ही अपने ग्रैंडसन को देखने के लिए आना पड़ गया। तो फिर वो बताता है कि ग्रैंड माँ मुझे आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी स्केड्यूल को सारा का सारा संभालना पड़ रहा है। यहाँ पर ग्रैंड माँ कहती है अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तो बस वैसे ही मजाक कर रही थी। फिर ग्रैंड माँ कहती है कि देखो तुम्हें मुझे क्या मिला। तो फिर वो कहता है क्या मिल गया आपको? तो फिर वो ग्रैंड माँ कहती है एक लेटर जो कि लैंग ने तुम्हें बहुत ज्यादा पहले लिखा था। वो कहता है लैंग ने मुझे लिखा था, लेकिन इस बारे में मुझे कैसे नहीं पता? ग्रैंड माँ उसको देखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो उस लेटर को पढ़ने लग जाता है जो कि लैंग ने हाई स्कूल के टाइम पर लिखा था। वो उसे लाइक किया करती थी और उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए उसने उस लेटर को लिखा था। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो दौड़ा दौड़ा लैंग के पास में जाता है जो कि सोफे में बैठकर बचपन की एल्बम को देख रही थी। तभी वो शीजुओ को देखती है जो कि थोड़ा इमोशनल था। वो उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो? वो उसे हक कर लेता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लैंग जो कि कंफ्यूज थी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और फिर वो उससे कहता है कि हमें सब कुछ रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा और वो उसे हाई स्कूल के बारे में बात करने लग जाता है। और लैंग कहती है मतलब कि तुमने वो लव लेटर पढ़ लिया जो कि मैंने तुम्हें लिखा था? यहाँ पर शीजुओ कहता है सॉरी, जब मैं अब्रॉड में था तब वो लव लेटर तुमने मुझे भेजा था और उस टाइम मैं पढ़ नहीं पाया और अभी ही वो मैंने पढ़ा था। लैंग इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन असल बात तो ये है कि तुमने वो कभी पढ़ा ही नहीं था। और वो रोते रोते उसको मारने लग जाती है और शीजुओ उसको हक कर लेता है और वो उससे कहते हैं तुम्हें पता भी नहीं है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस करा। और शीजुओ उसको सॉरी बोलता है और वो उसके आंसुओं को पोंछता है और लैंग शीजुओ से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शीजुओ उससे कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा वेट करवाया। फिर वो उससे कहता है कि अब हम सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फिर वो उसकी बचपन की एल्बम को देखने लग जाता है और लास्ट पेज भी देख लेता है जहाँ पर उसी की फोटो थी। उसे देखकर हैरान था और लैंग बताती है कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करती थी। शीजुओ कहता है कि तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद किया करती थी, लेकिन मैं इतना स्टूपिड था कि ये सब कुछ देख ही नहीं पाया। फिर लैंग कहती है कि मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सामने इस वजह से कन्फेस नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करोगे। शीजुओ कहता है कि जब उस दिन ब्लाइंड डेट पे मैंने तुम्हें देखा था ना, इनके बाद वो जब बारिश वाला दिन था, तब मुझे पता चला था कि तुम ही वो इंसान थी जिसने पहले मेरी जान बचाई थी। उस टाइम से ही मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लैंग कहती है इस वजह से तुम मुझे ढूंढ रहे थे? और शीजुओ कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो तो फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था और इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करना चाहता था। और लैंग कहती है कि जब मैंने तुम्हें जाने दिया ना, तो फिर मैंने ऐसा सोच लिया था कि अब हम दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी की बात कही तो फिर यह अपॉर्चुनिटी को मैंने अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। और शीजुओ कहता है ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम दोनों एक दूसरे से दोबारा मिल पाए और हम दोनों ही बहुत ज्यादा ब्रेव हैं। यहाँ पर लैंग शीजुओ को हक कर लेती है और शीजुओ भी एक सोच में डूब गया था। इसके बाद हम देखते हैं लैंग बैठी होती है कि दरवाजे पर कोई आता है। यहाँ पर एक कुरियर गाय था, वो उससे कहता है कि आपके लिए लेटर है, तो उसके हाथ में लेटर थमाकर चला जाता है। लैंग उसको देखती है और सोच में पड़ जाती है कि अब ये किसने मुझे भेज दिया, और फिर वो उस लेटर को पढ़ने लग जाती है जो कि हम देखते हैं कि शीजुओ ने ही लिखा था। और उसने वो लेटर उसे ऐसे बिहाव पर लिखा था जैसे कि हाई स्कूल वाला शीजुओ उसको वो लेटर लिख
रहा है और वो सब कुछ लिखता है कि कैसे लैंग ने उसे फ्लावर्स दिए थे। अपनी फीलिंग्स को भी वो अच्छे से कन्फेस करता है। हम देख पाते हैं कि लैंग उस लेटर को पढ़कर इमोशनल हो रही थी और साथ के साथ शिज़ुओ भी जब उस लेटर को लिख रहा था वो काफी ज्यादा इमोशनल था और फिर वो अपनी सारी की सारी फीलिंग्स को उस पेपर पे उतार देता है और लैंग जब वो सारा लेटर रीड कर लेती है तो फिर वो इमोशनल हो जाती है और उस लेटर को हक करके रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम शिज़ुओ को देखते हैं जो कि गिटार प्ले करते हुए सिंगिंग कर रहा था। लैंग भी उसके पास में ही बैठकर उसका गाना सुन रही होती है और शिज़ुओ भी उसको देखकर खुश था। फिर वो लैंग के सामने अपनी नीज पे आता है और उसकी तरफ फ्लावर्स करते हुए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है और कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है। और लैंग पूछती है क्या तुम मुझे इस तरीके से प्रपोज कर रहे हो? वो हाँ में जवाब देता है और लैंग भी खुशी से उसके दिए हुए फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो खड़ी होती है और शिज़ुओ उसको किस करता है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और लैंग सोच रही थी शिज़ुओ हमेशा मेरे साथ रहना और फिर शिज़ुओ लैंग को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को इनके हाई स्कूल वाली यूनिफॉर्म में देखते हैं। यहाँ पर शिज़ुओ लैंग को फ्लावर्स देता है और कहता है कि मैं हाई स्कूल वाला शिज़ुओ हूँ जो कि लैंग को फ्लावर्स दे रहा हूँ। क्या हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं? और लैंग से वो उसकी पसंद और नापसंद के बारे में भी बात कर रहा था। देन यहाँ पर वो लैंग का हाथ थामता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में चल पड़ते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए इस रोमांटिक और क्यूट ड्रामा की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।